चुनाव अड्डा और मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। कल नतीजे आएंगे तो उससे पहले एग्जिट पोल कितने भरोसेमंद लग रहे हैं, ज़मीनी हकीकत से कितना मैच कर रहे हैं, और ऐसे तमाम सवालों के जवाब तलाशने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ जो पैनल है, पहले उससे आपका परिचय कराते हैं। वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी हमारे साथ होंगे, वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र शोरन हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार हमारे साथ हैं, और CSDS के प्रोफेसर संजय कुमार हमारे साथ हैं। 2 राज्यों का मसला है तो अलग अलग पहले हरियाणा को ले लेते हैं और बाद में फिर जम्मू कश्मीर पर विचार करेंगे। तो हरियाणा को रखते हैं जेरे बहस, और संजय कुमार जी आपके साथ शुरुआत करते हैं। क्या इन एग्जिट पोल्स में कुछ चौंकाने वाला है या जो इनलाइन जिसे कहते हैं वो ही है? मुझे नहीं लगता है कि जिन लोगों ने एग्जिट पोल किया है या जिन लोगों के एग्जिट पोल के अनुमान है, नतीजे ऐसे आएंगे कि उनके लिए कोई असमंजस की स्थिति होगी या कुछ चौंकाने वाली चीजें होंगी। चौंकाने वाला होगा शायद बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी की कितनी बड़ी हार होती है या सम्मानजनक हार होती है। तो चौंकाने वाला मुझे लग रहा है एग्जिट पोल के जिस तरह के अनुमान है, सारे एग्जिट पोल एक जैसा अनुमान बता रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई कांग्रेस को एक थिन मेजॉरिटी बताता है कि भाई 48-49 सीटें भी आ सकती हैं, तो कुछ एग्जिट पोल का अनुमान है कि कांग्रेस एक बड़ी जीत हासिल कर सकती है, 64 तक जा सकती है। तो मुझे लगता है कि कुल मिला के कोई बड़ी चौंकाने वाली बात इस सेंस में नहीं होगी कि एग्जिट पोल के जो अनुमान है उससे उलट जाए बिल्कुल जो फाइनल रिजल्ट्स आएंगे कल। जी रविंद्र शोरन जी, जो जमीनी हकीकत है या हकीकत या हवा जो भी मान लें आप, पिछले कुछ समय से जब से हरियाणा में मुख्यमंत्री बदले गए हैं उसके बाद से जो कुछ हम देख रहे हैं, मुद्दे हों या अलग अलग भाव भंगिमाएं राजनीतिक जो हम देख रहे हैं, उन सब से एग्जिट पोल मेल खाता है या एग्जिट पोल में जो तस्वीर दिख रही है वो ज़्यादा कांग्रेस की तरफ झुकाव जिसको कहते हैं वो ज़्यादा है अनुमान से? आपको क्या लगता है? जी नमस्कार। नहीं, अनुमान से ज़्यादा नहीं है, अनुमान से कम है। जिस तरह का माहौल इस चुनाव की शुरुआत में था उसमें लगता नहीं था कि बीजेपी 15 सीटें ले पाएगी या 10 सीटें भी ले पाएगी, इतनी ज़्यादा ख़राब हालत थी। लेकिन बीजेपी ने ये चुनाव घोषणा के बाद लड़ना नहीं शुरू किया। उन्होंने इस चुनाव को 6 महीने पहले लड़ना शुरू कर दिया जब मुख्यमंत्री को बदल दिया था। तो इसलिए बीजेपी इस मामले में कुछ न कुछ कम बैक करने की कोशिश कर पाई, और अदरवाइज़ तो बीजेपी की हालत बहुत ख़राब थी। लेकिन अब ये जो स्थिति दिख रही है जिसमें 29 मैक्सिमम सीट्स तक भी बीजेपी को दी जा रही हैं, ये उसी स्ट्रेटजी का नतीजा है जो इलेक्शन बीजेपी ने 8 महीने पहले 6 महीने पहले लड़ना शुरू कर दिया था। नहीं तो ज़मीन पर जो स्थिति थी वो बिल्कुल बीजेपी के विपरीत थी, उनकी हालत ख़राब थी। और बीजेपी, क्योंकि पूरे हरियाणा के लेवल का कोई लीडर बीजेपी में ऐसा नहीं है जो बीजेपी को रोक पाए। बीजेपी कंप्लीटली डिपेंडेंट थी सेंट्रल लीडरशिप पे, और बीजेपी के जो 9.5 बरस तक मुख्यमंत्री रहे उनका प्रदर्शन इतना निराशाजनक रहा कि जिसकी वजह से उनको बीजेपी को उनका चेहरा भी पोस्टर से हटाना पड़ा। तो बीजेपी के पास कोई ऐसा हथियार नहीं था, कोई ऐसा नेता नहीं था जिनको लेके वो चुनाव मैदान में जाएं। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी को बैठे बिठाए 15% वोट का बेनिफिट मिल गया जो कि जेजेपी और INLD का था। जेजेपी को पिछली बार 15% वोट मिला था और इस बार जो है उनकी स्थिति है 2% वोट की, 3% वोट की। और दूसरी बात, जो एंटी इनकम्बेंसी का जो फैक्टर है वो सबसे बड़ा मुद्दा बना। किसान आंदोलन इसी 5 साल में हुआ, पहलवान वाला इशू हुआ, और नौकरियां रोजगार का जो मसला था वो एक बहुत बड़ा मुद्दा बना यूथ में। तो इन तमाम मुद्दों की वजह से कांग्रेस पार्टी अपने आप मजबूत होती चली गई। इसके लिए कांग्रेस ने कोई बहुत ज्यादा संघर्ष किया हो वैसा दिखता नहीं है जमीन पर, लेकिन कांग्रेस अकेली एक ऐसे विकल्प के तौर पर खड़ी रही बीजेपी के सामने जिससे लोगों को इस बात का भरोसा हो गया कि अगर बीजेपी के खिलाफ वोट डालना है तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि कांग्रेस पार्टी को डाला जाए, क्योंकि कांग्रेस के लोग, अगर कांग्रेस
कांग्रेस पार्टी जो है वो चुनाव अगर जीतती है तो कम से कम बीजेपी को सपोर्ट नहीं करेगी। बाकी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो ये भरोसा हरियाणा में खो चुकी हैं कि जीतने के बाद वो किस तरफ चली जाएंगी। तो इस वजह से नेचुरली या डिफॉल्ट तरीके से कांग्रेस पार्टी मजबूत होती हुई दिख रही है और जमीन पर यही हालात थे। अब देखिए एक और बात है, अगर ये 67 या 65 जो सीटें दिखा रही हैं, अगर इतनी सीटें बीजेपी जीतती है तो फिर हम जैसे जो मीडिया वाले हैं उनकी इस बात की भी हवा निकल जाएगी कि हरियाणा में जाट और गैर जाट का कोई फैक्टर है। फिर हम लोग आसानी से यह बात कह पाएंगे कि हरियाणा का जो इलेक्शन हुआ है वो मुद्दों के आधार पर हुआ है और इसी तरह के चुनाव हरियाणा नहीं पूरे देश में होने चाहिए जहां पर मुद्दे हावी रहें। जी एक बात और बताइए रविंद्र जी, देखिए चूंकि जो हम हरियाणा का विश्लेषण कर रहे हैं आज, उस पे पूरे देश भर की नज़र पूरे देश पर जो राजनीतिक इम्प्लिकेशंस होते हैं उसके लिए है और जो कुछ मूड माहौल देश का राजनीतिक है उसको समझने के लिए होते हैं। तो बीजेपी ने हरियाणा में जो अपना ग्राउंड गंवाया, आपने उसमें 2-3 बातें कही। स्थानीय मुद्दे भी हैं, कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो राष्ट्रीय मुद्दे थे और कुछ मुद्दे ऐसे थे जो कि क्रॉस कर रहे थे राष्ट्रीय और स्थानीय। तो हिसाब किताब वहाँ बीजेपी का बिगड़ा, कैसे बिगड़ा? देखिए हिसाब किताब बिगड़ा मुख्यमंत्री की वजह से। 9.5 बरस तक जो मुख्यमंत्री रहे, एक। दूसरा पुअर गवर्नेंस का सबसे बड़ा इशू रहा यहाँ पर और लोगों में जो नाराजगी है वो गवर्नेंस को लेकर रही। तीसरी सबसे बड़ी बात थी कि कनेक्टिविटी बिल्कुल खत्म हो गई। जनता के साथ जो हुकूमत की कनेक्टिविटी होती है वो हरियाणा में एक थोड़ा सा अलग तरह की होती है कि मुख्यमंत्री यहाँ पर लोगों के घर जाते हैं, चौक चौराहे पर बैठ के चौधरी देवीलाल जैसे नेता हुक्का पी लिया करते थे या मुख्यमंत्री के दरवाजे हमेशा खुले रहते थे। रात को अगर 11 बजे 12 बजे भी कोई पंचायत वहां पर जाती थी, 100-200 लोग इकट्ठे होकर, तो मुख्यमंत्री उनसे मिल लिया करते थे और इसी तरह की लोगों को वहां पर आदत थी। अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो गए जनता के साथ और केवल चंडीगढ़ से सरकार चलाने की कोशिश की। उस वजह से लोगों के अंदर एक डिसग्रंटल का माहौल हुआ और जब लोगों को दिक्कतें आई, सरकार देखिए कोई भी सरकार हो उसमें समस्याएं तो होती हैं, लोगों को जब दिक्कतें वहां पर आई तो उन्होंने अपने लोकल एमएलए के साथ राब्ता किया और लोकल एमएलए मिनिस्टर्स ने जवाब दिया कि जी हमारी तो इस सरकार में चलती नहीं है। तो उन लोगों ने मुख्यमंत्री से बात करने की कोशिश की पर मुख्यमंत्री के दरवाजे हमेशा बंद मिले। तो पहले 5 बरस तो ये रहा। उसके बाद जब मुख्यमंत्री बाहर निकले जनता से बातचीत करने के लिए और अपनी रियाया को संभालने के लिए, तब क्या हुआ, तब जनता से उनका जब राबता हुआ तो उन्होंने कई इस तरह की बातें बोल दी जो लोगों को बड़ी खटकी। उन्होंने कई जगह पर बेअदबी की लोगों के साथ, महिलाओं के साथ भी इस तरह का व्यवहार किया जो जिसकी वीडियोज हम लोगों ने बहुत देखे वायरल होते हुए। तो इस वजह से लोगों के बीच में जो विरोध था वो विरोध बढ़ता चला गया और डिस्कनेक्शन होने की वजह से ये सारे इश्यूज हमने जो बोले, पुअर गवर्नेंस थी। अब देखिए कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो नेशनल है, वो तो नेशनल में डिस्कस किए गए, लेकिन एक अगर छोटा सा मैं बात कहूं, सरकार लेके आई पॉलिसी फैमिली कार्ड की, लेके आई पॉलिसी प्रॉपर्टी आईडी की। अब ये ऐसे मुद्दे थे कि एक प्राइवेट कंपनी को ठेका दिया गया और उसने वो किए, तो उसमें से 70% लोग जो थे वो एग्रीव्ड पार्टी बन गए। उन लोगों ने जो 70% लोग ऐसे थे जिनकी प्रॉपर्टी आईडी में गलतियां निकली। अब गलतियों को सुधारने का कोई गुंजाइश ही नहीं है। उनको सुधारने के लिए जब वो सरकार के दरवाजे पर गए तो उनको खाली हाथ लौटना पड़ा और या फिर उनको बहुत मोटी घूस देनी पड़ी अपनी प्रॉपर्टी को ठीक करने के लिए। मेरे पास अगर 200 गज का प्लॉट है तो मेरा 400 गज का मेरे बना दिया गया, 400 गज का है उसको 300 गज में निपटा दिया गया। मेरे जमीन की प्रॉपर्टी किसी और के नाम डाल दी और ये किसी प्राइवेट एजेंसी ने किया बिना किसी जांच परख के। तो इस